स्टूडेंट, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है थर्ड, धातु एवं अधातु, इसके ऊपर। अपनी पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हम समझ चुके थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को। हमने उनकी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। उसके बाद हमने सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया था। सक्रियता श्रेणी का निर्माण हमने जब किया तो मैंने आपको एक बात बताई थी, चैप्टर नंबर 1 में हमने विस्थापन अभिक्रियाएं जब पढ़ी हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया भी एक नियम के अनुसार होती है ना। कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित करेगी, ये एक नियम के अनुसार होता है। और वो नियम किस पर आधारित होता है? सक्रियता श्रेणी पर। वो नियम क्या है कि कोई भी ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे स्थित धातु को ही विस्थापित कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉपर आयरन को विस्थापित कर देगा, लेकिन आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। जिंक और आयरन में से कौन एक दूसरे को विस्थापित कर पाएगा? जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देगा, लेकिन आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा उसके लवण विलयन में से। समझ गए? क्यों? क्योंकि जिंक जो है, जिंक का स्थान सक्रियता श्रेणी में आयरन धातु के स्थान के ऊपर है। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इस टॉपिक में आपने सक्रियता श्रेणी को अच्छे तरीके से याद किया होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसा एक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर रहे थे, हमने वो इनकम्प्लीट छोड़ दिया था क्योंकि समय उसमें कम था। आज हम पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर और क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको करेंगे, और फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है आयनिक यौगिक। धातुओं और अधातुओं की अभिक्रियाएं हम देखेंगे किस प्रकार से होती है। हम कुछ पदार्थों की या फिर कुछ आयनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदुवी संरचना देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले सॉल्व करते हैं पिछले क्लास का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को, और फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है धातुओं और अधातुओं के बीच की अभिक्रियाएं। तो इसको समझते हैं स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम जिस क्वेश्चन पर रुके थे वो क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का, जिसमें आपको दिया हुआ था एक टेबल, और उस टेबल में मैं इन शॉर्ट में वो टेबल बना लेता हूं। पिछली क्लास में हमने उस टेबल को बना लिया था। तो मैं आज धातु दे रखी है हमें, 4 धातु हैं A B C D, और इधर 4 प्रकार के सॉल्यूशन दे रखे हैं। फेरस सल्फेट का, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का, और जिंक सल्फेट का, और सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, ये 4 सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं। हमें ये दिया हुआ था कि यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं, और यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बताया हुआ था A और कॉपर सल्फेट के बीच में विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये हमें पता नहीं है इसके सेकंड में। और यहाँ पर है कोई अभिक्रिया नहीं C की इसके साथ, और D की भी कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। ऐसे ही A की जिंक सल्फेट के साथ हमें पता नहीं है क्या अभिक्रिया होती है, लेकिन B, C और D की जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। सिल्वर नाइट्रेट में हमें A और B का नहीं पता क्या अभिक्रिया होती है, लेकिन C की इसके साथ विस्थापन अभिक्रिया होती है, और D की सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम पहले जो हमें सीरीज पता है कि जिंक, इन धातुओं में जिंक सबसे ऊपर आती है, फिर आता है आयरन का नंबर, फिर आता है कॉपर का नंबर, और फिर लास्ट में आता है Ag यानी सिल्वर का नंबर। ठीक है, सबसे ऊपर आ गया जिंक, फिर आ गया आयरन, फिर आ गया कॉपर, फिर आ गया Ag। अब सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि B जो है वो आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। B आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब कि B क्या होगा? आयरन के ऊपर आएगा। B जो होगा वो आयरन के ऊपर आएगा। ठीक है, B धातु जो होगी वो आयरन के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सक्रियता श्रेणी में कोई धातु जब दूसरी धातु को विस्थापित करती है तो वो उसके ऊपर होती है। ऐसे ही A धातु जो है वो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दे रही है।
मतलब ए जो होगा कॉपर सल्फेट के ऊपर आएगा। और ऐसे ही हम देख रहे हैं सी धातु जो है एजी नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर दे रही है, मतलब सी धातु जो होगी वो AgNO3 के ऊपर आएगी। ठीक है, ये हम अभी तक अपने जो बेसिक जो हमारा आइडिया है उसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब जो चौथी धातु बची है, चौथी धातु जो बची है हमारे पास वो है डी। अभी हमें डी के बारे में कोई अंदाजा नहीं, लेकिन डी की जो है, डी की चारों ही से देखिए, आयरन सल्फेट से भी कोई अभिक्रिया नहीं, कॉपर से भी कोई नहीं, जिंक सल्फेट से भी और AgNO3 से, मतलब डी तो हो गया सबसे नीचे, डी आ गया सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, क्योंकि डी की किसी भी प्रकार से कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। क्या बी जो है वो जिंक को विस्थापित कर पा रहा है? नहीं, बी जिंक को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, मतलब कि बी जिंक के नीचे होगा, इसीलिए विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो बी की स्थिति भी हमें पता लग गई, जिंक और आयरन के बीच में है। अब ए की स्थिति कंफर्म करते हैं, क्या ए जो है वो आयरन को विस्थापित कर पा रहा है? नहीं, मतलब ए जो होगा आयरन के नीचे आएगा। और क्या सी जो है कॉपर को विस्थापित कर पा रहा है? नहीं, सी कॉपर को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, मतलब कि सी आएगा इसके बीच में। तो अब हमारे पास एक सक्रियता श्रेणी बन गई है जिसमें बी, ए, सी, डी इस प्रकार से हमको ये धातुएं दिखाई दे रही हैं। तो क्वेश्चन में क्या था हमारे, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, ABCD में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? जो सबसे ऊपर है, यानी बी। ABCD की बात करेंगे अभी हम सिर्फ, ठीक है। अब हम ये जिंक, आयरन, कॉपर और Ag को हटा देंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? बी, क्योंकि ये क्या है, सबसे ऊपर है। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर, नंबर 2 क्वेश्चन है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी ये रही, कॉपर सल्फेट कहाँ आएगा? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट था हमारा ए के नीचे, तो धातु बी कॉपर यहां पर है, तो धातु बी को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया यहां पर हो जाएगी। देखिए कितना आसान हो गया, एक बार आपने सक्रियता श्रेणी बना ली, उसके बाद आप अभिक्रियाओं को बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, है ना ये मजेदार। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए यानी सबसे कम, तो सबसे कम अभिक्रियाशील है धातु डी, क्योंकि सबसे नीचे है। फिर उसके बाद आएगा सी, फिर उसके बाद आएगा ए, और फिर उसके बाद आएगा बी, क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो घटता हुआ क्रम होगा ये, ठीक है। सॉरी, घटते हुए क्रम मतलब अपोजिट, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, फिर ए, फिर सी, फिर डी, ये है घटता हुआ क्रम। ओके, घटता हुआ क्रम ये होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, आपको सोचना है, आपने जो कुछ भी अभी तक सीखा है उसके आधार पर इनका आंसर देना है, ठीक है। और क्वेश्चन जिसमें है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें आप लिखिए अभिक्रिया, आयरन की तनु H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये है आयरन, ये है H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है, अभिक्रिया होगी FeSO4, आयरन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये इसकी अभिक्रिया है। चेक कर लीजिए क्या समीकरण संतुलित है? जी समीकरण संतुलित है। इसके नीचे आप नाम लिख देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और इसके नीचे लिख देंगे आयरन सल्फेट, ये हो गए हाइड्रोजन गैस और ये हो गए आयरन धातु। नाम जरूर लिखना स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये है जिंक, ये है आयरन सल्फेट, दोनों को अगर एक दूसरे के विलयन में डाल दूंगा तो क्या ऐसा हो जाएगा? बताइए, अब आप बताइए क्या ऐसा हो जाएगा? देखिए, सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान आयरन के स्थान से ऊपर है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो पाएगा। अगर जिंक नीचे रहता और आयरन ऊपर रहता तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान आयरन के स्थान के ऊपर है, तो आप लिखेंगे जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से यह आयरन को विस्थापित कर लेता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया ये रही। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको बस समझना है किस प्रकार से आपने
सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया है। अब हम फिलहाल अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं एवं अधातुओं की अभिक्रिया। धातुओं एवं अधातुओं की अभिक्रिया। तो धातुएं एवं अधातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मैंने बात करी थी आपके पास साथ कुछ तत्वों के बारे में जिनको हम कहते हैं नोबल गैसें, जिनका नाम है नोबल गैस। नोबल गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये हमारी नोबल गैसेस है। इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? इनको नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अत्यधिक स्थायी है और निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब कि ये एक तरीके से अभिक्रियाशील नहीं है, ये अभिक्रियाशील नहीं होती है। क्यों नहीं होती होंगी? इसके पीछे कारण क्या है? तो अब हम इस कारण को समझेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है कि नोबल गैसें अभिक्रियाशील नहीं है। इनको एक अलग समूह में रखा गया, 18वें मतलब लास्ट वाले समूह में इसको रखा गया है, और इनको हम नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें ये क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसके पीछे अब हम इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जब हम इनकी परमाणु संख्या देखेंगे, परमाणु संख्या, तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2, नियोन की होती है 10, क्रिप्टन की 18, और इस प्रकार से जेनॉन और रेडॉन के भी बढ़ते रहती है। ठीक है, तो जब परमाणु संख्या इनकी देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु के अंदर हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि कौन सी वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसके अंदर? नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि इनके अंदर, परमाणु के अंदर, हम मुझे परमाणु संख्या तो पता लग गई है इनकी, तो मुझे देखना है इनके अंदर जो चक्कर लगाने वाले कैसे किस किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां मैंने एक धातु, एक गैस छोड़ दिया शायद, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, एक गैस छोड़ दी थी। आर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का हो गया 36, देन 54, और उसके बाद रेडॉन का हो गया 86। ओके, तो मुझे देखना है कि ये किस प्रकार से, हमें पता है कि ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं इस प्रकार से होती है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं इस प्रकार। जो सबसे पहली कक्षा होती है ये हो गया नाभिक, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनसे हमको मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनों से मतलब है जो कि इन कक्षाओं में रहेंगे, जो ये घेरे घेरे बने हुए। जो सबसे पहली कक्षा होती है उसको बोलते हैं के कक्षा, फिर होता है एल कक्षा, फिर होता है एम कक्षा। तो इन के एल एम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नियम क्या होता है कि जो सबसे अंदर वाली कक्षा है के कक्षा, उसमें रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से ये बढ़ते रहते हैं। कैसे चेक करेंगे? 2n स्क्वायर सूत्र, ये पिछली क्लासेस में हम सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ, जस्ट आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे संबंधित काम हमको यहाँ पर करना है। 2n स्क्वायर सूत्र से करते थे। n का मतलब कक्षा की संख्या, अगर n का मान 1 रख दूं मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n की जगह 1 रख दीजिए। 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। n की जगह मैं 2 रख दूंगा तो मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता लग जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 दूनी हो गए 8, तो L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये चेक करना है, तो n की जगह 3 रख दीजिए। n की जगह रख दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 दूनी हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से मैं पता लगा सकता हूं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करते हैं, तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। किसके लिए? हीलियम के लिए। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। ये रहा हीलियम का नाभिक, और ये रही उसकी पहली कक्षा, और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे, ये हो गया हीलियम का परमाणु। ठीक है, उसका निरूपण।
अगर मुझे नियोन को शो करना है तो नियोन का नाभिक ये रहा और ये रही नियोन की पहली कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10। अभी सिर्फ 2 ही आए हैं, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दूसरी कक्षा में जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में भेज दीजिए। यहाँ कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 10। 10 ही तो होते हैं, ठीक है। तो मतलब नियोन का परमाणु विन्यास ये हो गया। आप देख रहे होंगे कि जब मैं इन धातुओं के आर्गन का भरते हैं, एक और आर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ये रहा आर्गन का नाभिक, ये रही पहली कक्षा, कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी कितने इसके? 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 में से 2 भरे हैं। फिर दूसरी कक्षा में पहुंच जाइए, यहाँ भर दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी कितने? 18 है, 8 और 2 10 ही भर पाए हैं, मतलब 8 और बच गए हैं। फिर तीसरी कक्षा में चल जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि हीलियम के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पूर्ण है। ये इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाद नियोन की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे ही आप देखिए आर्गन की बाह्य कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी बाह्य कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि इन्हें पूर्ण कक्षाएं कहा जाता है। और पूर्ण कक्षाओं से मतलब ये है इनके बाह्य बाह्य कक्ष जो होते हैं पूर्ण होते हैं, इसको बोलते हैं हम अष्टक। तो इनका जो बाह्य कक्षक होता है वो जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये होता है कि ये इनकी जो टेंडेंसी होती है, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो किसी के साथ घुलने मिलने की नहीं होती है। घुलते मिलते कौन से लोग हैं? जिनको कुछ चीज चाहिए होती है या कुछ चीज देनी होती है। जिनको ना कुछ देना होता है ना कुछ लेना होता है, वो अपना किनारे में रहते हैं। तो इसीलिए ये जो 18 ग्रुप समूह वाले जो तत्व हैं, ये जो गैसें हैं, इनको हमने आवर्त सारणी में भी किनारे पे रख दिया है, क्योंकि इनका ग्रुप के किसी सदस्य के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी क्या है? कुछ भी काम करने की नहीं है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा तो जो बाह्य कक्षा है ये पूर्ण भरी हुई है, हमें किसी से इलेक्ट्रॉन क्या लेने की जरूरत, और ना ही हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। तो ये है नोबल गैसें। अब इनके चक्कर में होता क्या है कि आवर्त सारणी में जो बची हुई बाकी बाकी तत्व हैं, कौन कौन से तत्व? जैसे सपोज हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, निकेल हो गया। ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे तत्व बोलते हैं कि हमें भी क्या करना है, ये जो साइड में जो तत्व रखे हुए हैं इनके जैसा बनना है। साइड में कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये तत्व सारे तत्व बाकी आवर्त सारणी के सारे तत्व बोलते हैं कि हमको इन तत्वों की तरह बनना है, मतलब हमें भी अपना बाह्य कक्ष क्या चाहिए? पूर्ण चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अब ये मिलना जुलना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम, ये सोडियम का मैं परमाणु संख्या आपको बताऊं तो 11 होती है। 11 है तो कैसे भरेंगे? ये रहा सोडियम का नाभिक, वही नियम, सबसे अंदर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 11 हैं, अभी तो बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, कहाँ भेजेंगे? दूसरी कक्षा में भेज दो। दूसरी में 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितने हुए? 10 हुए। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बचा हुआ है, अगली कक्षा में भेज दीजिए। एक भर गया, इसके 11 पूरे हो गए, ठीक है। अब इसका बाह्य कक्षक देखिए, बाह्य कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। 8 होते तो इनके जैसा बन जाता, लेकिन ये नहीं बन पाया। तो ये हो गया आवर्त सारणी में साइड में, इसको अलग साइड में रख दिया। अब ये क्या बोलता है? मुझे भी इसकी तरह बनना है। तो ये क्या करता है? अपना एक दोस्त ढूंढता है, क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का नाभिक ये रहा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे अंदर 2 आएंगे। अभी 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 में से 2 भर दिए, 15 बचे हुए हैं। बाकी अगली कक्षा में भेजो। अगली में 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गए, 17 हैं, 7 बचे हुए, 7 को फिर अगली कक्षा में भेज दो। तो यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका भी बाह्य कक्षक पूरा नहीं है, क्योंकि बाह्य कक्षक में 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी बोलता है सबकी नजर इधर है, सबको इनके जैसा बनना है।
तो ये सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं, ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं। सोडियम इसको क्या बोलता है कि मेरे बाह्य कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और तुमको तुम्हारे बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तुमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम वो एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, तुम वो एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाह्य कक्षा में यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मेरी ये वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये वाली कक्षा हो जाएगी गायब, मेरे पास ये अंदर वाली कक्षा बन जाएगी, और यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं ही, तो मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाह्य कक्षा में, तुमको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तुम्हारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हम दोनों जो है इसकी तरह बन जाएंगे, इसकी तरह, नोबल गैसेस की तरह। तो Na सोडियम और क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम और क्लोरीन ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन जितने दिए एक, तो इसके ऊपर एक धनावेश आ जाता है, जो देने वाला होता है उसके ऊपर धनावेश आता है, जो लेने वाला होता है उसके ऊपर ऋणावेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन लिया किसने, क्लोरीन ने, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक, तो एक ऋणावेश आ गया। तो इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड नाम का यौगिक बनाते हैं। बात समझ में आई, कैसे बनाया, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, इसको बोलते हैं आयनों के आदान प्रदान से। और आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक अधातु है। तो धातु और अधातुओं की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है आयनों के आदान प्रदान से। तो जब आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया, आयनों के आदान प्रदान से जो पदार्थ बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनिक यौगिक। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, आयनिक यौगिक कैसे बने, क्यों इनको बनना पड़ा, क्या इनकी मजबूरी थी, ये बात आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, तो NaCl क्या है, एक आयनिक यौगिक है। कैसे NaCl बना, NaCl ने सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी होती है, जो हमने पीछे बनाया है उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में बनाइए। कैसे, ये रहा सोडियम, तो सोडियम के पास 11 इसका परमाणु क्रमांक है, तो कैसे भरेंगे, अंदर वाली कक्षा में 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 बच जाएगा, उसको लास्ट वाली कक्षा में भेज दीजिए। क्लोरीन की 17 होते हैं, पहले 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, 7 बच जाएंगे, उनको लास्ट वाली कक्षा में भेज देंगे। ठीक है, 2 8 और 2 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 7 17। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सोडियम का परमाणु बनाता हूं, तो इसकी सिर्फ बाह्य कक्षा हम लेते हैं। सोडियम की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 1 डॉट बनाएंगे। क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 7 क्रॉस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सोडियम ने क्या करना है, क्लोरीन को ही देना है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, इसमें सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लोरीन के पास अब हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 है सोडियम वाला 8। क्लोरीन ने 1 लिया, उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया NaCl। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आज की क्लास में इतना ही, समय हो चुका है हमारा पूरा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।